बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुल्ज़िम मीर शकील रहमान और नवाज़ शरीफ के हवाले से। कल 29 जून को केस की समाअत हुई थी और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और वो जो रेफरेंस है उसके अंदर जो एलिगेशंस हैं, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन से एलिगेशंस हैं, क्योंकि वो रेफरेंस पढ़ने का मौका मिला है और उसमें जो चीज़ें नई आई हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। और वहीं जहाँ पर मीर शकील रहमान को तो पहले ही वो जेल में हैं और उनके ख़िलाफ़ जो जुडिशल रिमांड पर हैं, मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी बड़ा फ़ैसला किया है एहतसाब अदालत लाहौर ने, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो रेफरेंस है उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। मुल्ज़िम मीर शकील रहमान को 12 मार्च 2020 को गिरफ़्तार किया गया था और वो गिरफ़्तारी के बाद वो काफ़ी अरसा पहले फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर रहते हैं। फ़िज़िकल रिमांड के बाद जब उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है, फ़िज़िकल रिमांड पर जब थे तो उनकी 2 दरख्वास्तें थीं और एतजाज़ अहसन साहब की एंट्री हमने देखी थी। जिस दिन उनको गिरफ़्तार किया जाता है दूसरे दिन ही एतजाज़ अहसन साहब पहुंच जाते हैं। एतजाज़ अहसन साहब उनके पहले दरख्वास्त देते हैं एहतसाब अदालत में कि उनका रिमांड, क्योंकि उधर से फ़िज़िकल रिमांड की रिक्वेस्ट आई थी नैब की तरफ से, और जो एतजाज़ अहसन साहब थे उनका ये मौक़िफ़ था कि फ़िज़िकल रिमांड नहीं देना चाहिए, बल्कि ये जो गिरफ़्तारी है उस गिरफ़्तारी को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और मुल्ज़िम को डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने उनकी नहीं मानी थी और अदालत ने फ़िज़िकल रिमांड दे दिया था। उस फ़िज़िकल रिमांड को चैलेंज किया गया था मीर शकील रहमान की वाइफ की तरफ से, और मीर शकील रहमान की वाइफ ने एक पिटीशन फ़ाइल की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया कि उसकी गिरफ़्तारी को और रिमांड को गैर कानूनी तस्वुर किया जाए और उसको रिहा किया जाए। अभी वो शहीना शकील की जो दरख्वास्त थी वो पेंडिंग थी, के साथ ही मीर शकील रहमान की तरफ से भी एक दरख्वास्त एतजाज़ अहसन साहब दिलवा देते हैं और वो दरख्वास्त ज़मानत थी। जब दोनों दरख्वास्तों को सुना जाता है, लाहौर हाई कोर्ट उन दोनों दरख्वास्तों को खारिज कर देती है और मुल्ज़िम मीर शकील रहमान को रिलीफ़ नहीं मिलता और इस तरीके से एतजाज़ अहसन साहब चले जाते हैं। और फिर जो बाकी मामलात हैं उनको अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के, वो दोबारा से हैंड ओवर कर लेते हैं, अपने हैंड ओवर ले लेते हैं। और अब आकर जब मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ वो जुडिशल रिमांड पर हैं, जुडिशल रिमांड से मुराद ये है कि वो जेल में तो नहीं हैं, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, मेरे ख्याल में सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं, और वो जेल हुकाम की कस्टडी में। लेकिन जिस तरीके से ये जो माफिया है इनको रिलीफ़ मिलता है तो मीर शकील रहमान ने भी उसका फ़ायदा उठाया है और वो भी जेल की बजाय हॉस्पिटल में वो एक लग्जरी रूम के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वहीं पर हमने ये देखा कि रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है नैब की तरफ से, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला किसी अहम मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ रेफरेंस था जो इतने जल्दी फ़ाइल हो जाता है, और जिसमें क्योंकि जो नवाज़ शरीफ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी। ये वो रेफरेंस था जिसके अंदर डायरेक्शन भी नहीं थी किसी हायर कोर्ट की, और उसके बावजूद जो चेयरमैन नैब हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं और वो इन सारे मामलात को देखते हैं और रेफरेंस फ़ाइल कर देते हैं। रेफरेंस फ़ाइल होता है और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद कल 29 जून को इसके ऊपर पहली समाअत होती है। रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद एडमन जज जवादुल हसन साहब की अदालत में इस केस की समाअत होती है। मीर शकील रहमान पेश नहीं होते। मीर शकील रहमान कोरोना वायरस की वजह से जो SOPs पर अमल दरामद हो रहा है जेल हुकाम की तरफ से, उन बुनियादों पर उनको पेश नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, अमजद परवेज़ साहब अदालत में मौजूद थे, नैब के प्रोसिक्यूटर्स अदालत में मौजूद थे। अब वो जो रेफरेंस है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो पहले हमने शायद डिस्कस नहीं की, बाकी तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और 2 चीज़ें हैं उसके अंदर बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है ये जोहर टाउन फ़ेज़ 2 ब्लॉक H है, ब्लॉक H के अंदर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है, और H ब्लॉक में ये 54 कनाल के एक कनाल के 54 प्लाट हैं, और इसके अंदर ये एलिगेशन भी है कि जो गलियों का रकबा था या मार्केट्स का रकबा था या मसाजिद का रकबा था वो भी सारे का सारा, क्योंकि वो जो 54 कनाल है वो एक ही टुकड़ा ज़मीन का 54 कनाल का इकट्ठा दे दिया जाता है कि वो जो चाहें यहाँ पर बना रहे हैं। जो सोसाइटीज़ के असूल थे वो एग्जम्पशन दी गई थी मीर शकील रहमान को, और वो एग्जम्पशन पॉलिसी 1986 की ख़िलाफ़ वर्जी थी। अब आप ये बात माइंड में रखें कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ जो कानूनी ऑब्जेक्शन है या जो उसने इलीगैलिटी की है वो ये की है
कि एग्जाम्पशन पॉलिसी 1986 के तहत उसने जो रिलीफ लिया है या जो एग्जाम्पशन लिया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि एग्जाम्पशन पॉलिसी 1986 में 54 कनाल के एक एक कनाल के 54 प्लाट एक ही जगह पर किसी को एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता, किसी को एग्जाम्पशन नहीं दी जा सकती, ये इलीगैलिटी है। और जो एग्जाम्पशन पॉलिसी है 1986 में, इसमें एग्जाम्प्ट करने वाला भी और एग्जाम्पशन लेने वाला भी दोनों मुल्ज़म हैं। तो मीर शकील उर रहमान भी और नवाज शरीफ भी दोनों ही इसमें मुल्ज़म डिक्लेयर हुए हैं। जो नैब का रेफरेंस है उसके अंदर एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जो पहले हमने नहीं इसके ऊपर कुछ चीज़ें देखी थी, और वो ये थी कि मीर शकील उर रहमान ने अपनी प्रॉपर्टी, ये जो 54 कनाल थी, अपनी वाइफ और अपनी बेटियों के नाम लगवाई। अब आप ये देखें कि हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर जो बेनिफिशरीज़ हैं मीर शकील उर रहमान की वाइफ और उनकी जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। और नैब ज़राए ये कह रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान की वाइफ की हद तक तो काफ़ी मटीरियल उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर ली है और शायद वो उनको गिरफ़्तार कर लें किसी भी स्टेज के ऊपर। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अब बाकी चीज़ें वो आपको मैं पहले बताता आया हूँ कि जो मीर शकील उर रहमान हैं, नवाज शरीफ हैं, साहब जो DGLDA हैं, या उस वक्त जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड थे, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं। नवाज शरीफ के हवाले से उनको नोटिस जारी किए हैं नैब अदालत ने रेफरेंस में, और अब क्योंकि जब रेफरेंस फाइल हो जाता है तो उसके बाद एक तो रेफरेंस की कॉपीज़ मिलती हैं मुल्ज़म को और साथ फ़र्द जुर्म ऐड होता है। अब जैसे नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में, आज 30 जून को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, वैसे ही मीर शकील उर रहमान के गैर कानूनी अलाटमेंट केस में पहले तोशाखाना रेफरेंस में भी नोटिस जारी हुए थे, फिर बेलेबल वारंट इशू हुए थे, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं और उसके बाद फिर प्रोक्लेमेशन होती है। इसी तरीके से यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा। अब पहली जो डेट ऑफ हियरिंग है इसके ऊपर उनको समन भेजे गए हैं और समन में वो नहीं आएंगे तो दोबारा उनके वारंट इशू होंगे और वारंट के बाद फिर वो इस केस के अंदर भी वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे। और साथ अदालत ने यह कहा है कि ये समन भी उनके जो लाहौर के अंदर जो रिहाइश गाहें हैं वहाँ पर भी सर्व किए जाएँ, और जो इस वक्त वो बैरून मुल्क, क्योंकि एहतसाब जो प्रोसिक्यूटर थे, नए प्रोसिक्यूटर, उन्होंने अदालत को बताया कि इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं और वो वहाँ पर पहले भी मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से उनको नोटिस भेजे जा चुके हैं। तो अदालत ने कहा कि अब यहाँ भी जो H ब्लॉक मॉडल टाउन में रिहाइश है वहाँ पर भी भेजा जाए समन, और जो रायविंड में उनका महल है वहाँ पर भी वो भेजा जाए, और इसी तरीके से जो लंदन के अंदर उनकी रिहाइश है वहाँ पर भी वो सारी जो डॉक्यूमेंट जो समन है उसके साथ रेफरेंस की कॉपीज़ और जो इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे भेजे जाएँ। और साथ अदालत ने जो जेल हुकाम थे उनसे ये कहा है कि अगली डेट ऑफ हियरिंग पर मुल्ज़म मीर शकील उर रहमान को पेश किया जाए और फिर हम देखें कि इसके ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को हम मज़ीद जल्द और अच्छे तरीके से इसको हम जो कंक्लूड कर सकें इस ट्रायल को। और क्योंकि फ़र्द जुर्म होगा लगेगा तो उसके बाद ही ये ट्रायल कंप्लीट हो सकता है। मुझसे कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था जब मैंने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर बात की थी, क्या मीर शकील उर रहमान के ऊपर नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में केस को चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। ये बड़ा एक कानूनी क्वेश्चन है, और कुछ लोग ये उसमें कमेंट्स के अंदर ये कह रहे थे कि जब मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है तो नवाज शरीफ नहीं होंगे तो केस आगे नहीं चल सकेगा। उन दोस्तों को उनको मैं करेक्ट करता जाऊं कि ये जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इसके अंदर ये नहीं होता कि अगर एक नहीं आ रहा तो उसके बाकियों के खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि जो मुल्ज़िम नहीं आ रहा उसकी हद तक उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो जब तक पेश नहीं होगा उसकी हद तक ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन जो बाकी मुल्ज़िम हैं उनको उस केस के अंदर ट्रायल उनका देखा जाएगा, उनके मामलात को देखा जाएगा और उनके खिलाफ केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। और यही वजह है कि जो साबका DGLDA थे और साबका जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड थे और मीर शकील उर रहमान, इनके खिलाफ
अब 22 जुलाई को ये जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो लगेगी, वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। और मीर शकील रहमान की क्योंकि 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत होनी है, जिसके अब बिल्कुल इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं रेफरेंस फाइल होने के बाद। मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलेगा और ये सारे के सारे मामलात हमें नज़र आएंगे 7 जुलाई को, और फिर 22 जुलाई को इस केस की समाअत होनी है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी इस केस के अंदर मज़ीद प्रोसीडिंग्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।